नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म के पूरे सच के बारे में। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चलता हुआ व्यक्ति अपने आप से पूछता है और इसको सताता भी रहता है। ये प्रश्न, इस प्रश्न की गहराई पहले समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो बहुत ही बड़े स्तर पर, विशाल स्तर पर विश्लेषण मांगता है। पूरा चक्कर क्या है पहले समझेंगे, और मेरे एक्सपीरियंसेस क्या है वो समझेंगे। आज तक मैंने क्या एक्सपीरियंस किया वो समझेंगे। आपका जो एक्सपीरियंस है उसको भी क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए चालू करते हैं। देखिए, मैं एक बहुत ही ज़्यादा हाईली लॉजिकल इंसान हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा हाईली लॉजिकल इंसान हो जाते हैं तो आप उस लॉजिक से ये भी देख लेते हैं कि लॉजिक की लिमिटेशन क्या है। जिस व्यक्ति को अपनी लॉजिक की लिमिटेशन नहीं दिखती वो व्यक्ति महामूर्ख होता है। जिस व्यक्ति को अपनी तर्क की सबसे बड़ी कमी नहीं दिखती है वो व्यक्ति मेरे हिसाब से महामूढ़ और महामूर्ख होता है। जो व्यक्ति ये कहता है कि जो मैंने देखा सुना है वही सत्य है, उस व्यक्ति से ज़्यादा महामूर्ख कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। आध्यात्मिक स्तर पर वो व्यक्ति अपने आप को बहुत विशाल दिखाता है। आध्यात्मिक स्तर पर वो व्यक्ति अपने आप के अंदर एक गुरूर, एक घमंड, एक अहंकार पैदा कर लेता है कि मैंने जान लिया है। जबकि जानना और मानना क्या है इसके ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं होता है। विश्लेषण करने से पहले विश्लेषण के खंडों को स्पर्श करना, उनका अध्ययन करना, उनको समझना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। लेकिन विश्लेषण की बेसिक साइंस लोगों को नहीं पता है कि हाउ टू इन्वेस्टिगेट। लोगों को यही नहीं पता। लोगों को यही नहीं पता है कि किसी चीज़ में प्रशिक्षण करने से पहले प्रशिक्षण जो है वो क्या होता है, पहले वो समझेंगे। अब पहले तो हम इसमें तमाचा मारना चाहूँगा आपको मैं पतंजलि के 3 प्रमाणों का, क्योंकि आप बहुत सारे गुरुओं को सुनते हैं। यूट्यूब पे जितने भी गुरुज हैं बहुत सारे लोग सुनते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर आप उपनिषद को भी पढ़ते हैं और उपनिषद का सत्य आप कहते हो यहाँ तो लिखा हुआ तो सत्य होगा। फिर आपने मूढ़ता वाली बात कर दी। चाहे वो उपनिषद में लिखा हो, चाहे किसी गुरु के मुंह से निकल रहा हो, चाहे मेरे मुंह से निकल रहा हो, चाहे खुद स्वयं भगवान आके बोल रहे हो कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, आपको यकीन नहीं होगा। आपको यकीन करने के लिए पहले अपने मन को समझना पड़ेगा कि मन को यकीन कैसे करवाते हैं। अगर आप यही नहीं समझेंगे कि मन को यकीन कैसे करवाते हैं तो आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं। यह प्रमाणित है कि जो व्यक्ति उपनिषद के वचनों को सत्य मान लेता है उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि कहीं कुछ लिखा हुआ है वो उस ऋषि का, उस मुनि का सत्य है। कहीं कुछ वीडियो में बताया जा रहा है, पॉडकास्ट में बताया जा रहा है, तो वो उस व्यक्ति का सत्य है। तो सही प्रश्न ये होना चाहिए कि जाने कैसे, ना कि सही प्रश्न ये होना चाहिए कि सर रीइंकार्नेशन क्या होता है। व्हाट इज द राइट क्वेश्चन, द मस्ट क्वेश्चन दैट यू इडियट्स हैव टू आस्क, हाउ टू इन्वेस्टिगेट। एंड दिस इज वेयर आई विल स्टार्ट दिस, because the moment I'll start going with my experience, again it is a idiocracy. If I tell somebody else's experience, it's a idiocracy. Let's go into this. और मैं इसको इतना तमाचे मारूंगा, इस चीज़ को लेके आप लोग के अंदर इतने तमाचे मारूंगा कि जब तक तुम्हारे अवचेतन मन में घुस नहीं जाता तब तक तमाचा पड़ता रहेगा। और आने वाले समय में जब इसको YouTube के गुरुज पढ़ेंगे तो उनको भी तमाचा पड़ेगा। पतंजलि योग सूत्र में 3 प्रमाणों की बात करी गई है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए।
सबसे पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण नहीं है। इसको किसी का प्रमाण नहीं है, आपने सामने देख लिया। तो अब आपने देख लिया है तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अब यहां पे भी कई मतलब अनेकों प्रकार के मूर्ख होते हैं। तो पार्टिकल वेव थ्योरी यहां चपका देंगे लाके लोग, कहेंगे अच्छा हमें तो पार्टिकल दिख रहा है तो वो तो वेव है, तो पार्टिकल है वो वेव है। तो सत्य क्या है? दिख तो पार्टिकल रहा है पर एक्चुअली में, अरे घोंचू वो सटल इन्वेस्टिगेशन है, उसकी बात मत करो अभी। ऐसे तो फिर तो बहुत कुछ हो जाता है। ऐसे तो तुमको जो दिखाया जाता है सटल इन्वेस्टिगेशन है, वो उसकी एक अलग प्रतिक्रिया होती है, ऑल्दो इसी में होती है, लेकिन वो होती है इसी मतलब इसी से की जाती है। बट यहां पे ये मत डालो कि अच्छा पार्टिकल दिख रहा है तो प्रत्यक्ष हो गया, तो वो तो है तो वेव कहाँ है? वो तो पार्टिकल है। और आप कहोगे पार्टिकल है तो वो तो वेव है, दोनों ही है ना। तो सत्य क्या है? इसका सत्य आपको पता हो जाना चाहिए। जिस इंस्ट्रूमेंट से देखा जा रहा है वो इंस्ट्रूमेंट जो प्रोजेक्ट कर रहा है वो पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वेव है। तो एक्चुअली में वेव है या पार्टिकल है? दोनों ही है, डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट। इस दुनिया में हर जगह वैसे तो वेव है लेकिन पार्टिकल भी है। अब इसमें सत्य क्या है, वेव है या पार्टिकल? तो एक चूज ही को कर रहे हो, फिर से तुमने तमाचा खाने वाला काम किया। तो लोग क्वेश्चन उसको, जब प्रत्यक्ष प्रमाण की बात हो रही है तो कहते हैं कि अच्छा जो देखा है वो भी तो सत्य नहीं होता है। तो एक काम करो, तुम अपने आप को देखते हो, अपने मम्मी पापा को देखते हो, अपने घरवार में सबको जाके देखते हो, सब झूठ है, वो भी तो सत्य नहीं किया जा सकता। सब झूठ है, सामने सुबह उठे, सामने दुनिया देखी, सब झूठ है, साइमुलेशन चल रहा है। और साइमुलेशन तुम्हारे लिए सत्य है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो फर्स्ट अप्रोच है स्पिरिचुअलिटी की वो है जिज्ञासा। और जिज्ञासा जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करवाती है। तो पहली अप्रोच ही यही है ना भाई, हर चीज में बीच में साइमुलेशन डाल दिया। कोई बात चल रही है, बीच में भूत प्रेत डाल दिया, बीच में ये डाल दिया, बीच में वो डाल दिया, ये भी जानना है वो भी जानना है। एक आदमी आके कहता है आचार्य प्रशांत और संदीप महेश्वरी का डिबेट होगा तो कैसा लगेगा। ये सब कुछ जिज्ञासी लोग हैं। और जिज्ञासी और जिज्ञासु ये जो व्यक्ति होता है, इससे मूढ़ व्यक्ति कोई नहीं होता। ये अपना टाइम पास कर रहा है सिर्फ यहां पे। द वेरी पर्पस ऑफ जिज्ञासा इज टू नो द मोमेंट यू नो व्हाट्स नेक्स्ट। इट इज ऑल अबाउट knowing. The very purpose of jigyasu व्यक्ति or the curious person is to resolve the curiosity. The moment I see that what kind of buttocks or breast you have, मर रहे थे किसी के लिए, जैसे ही कपड़ा फाड़ा और देखा कि इस प्रकार का इसका स्तन है, तो तुरंत 3-4 महीने भोग करने के बाद जो स्तन है उससे रुचि हटके दूसरे स्तन में चली जाएगी कि उस लड़की के ब्रा के पीछे देखना है। और यही उदाहरण तुमको दूंगा तुम्हें तमाचा मारने के लिए मैं, क्योंकि तुम लोगों को ऐसे समझ नहीं आता है। यही उदाहरण दूंगा मैं, सेक्स और फूड, इसके अलावा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा मेरे पॉडकास्ट में आपको। द मोमेंट यू वांट टू सी बिहाइंड द ब्रास or the panties, the moment, at that same moment the jigyasa is gone, because you have known the design of breast, the appearance of breast has enlightened in front of you. So जिज्ञासु व्यक्ति फालतू की बीच में डंडा करता है, उंगली करता है कि कुछ बात हो रही है, अरे तो ऐसे तो दिख रहा तो पार्टिकल वेव। अबे पार्टिकल वेव कहां से आ जाएगा यार से बीच में। पार्टिकल वेव कोई क्वेश्चन करना है तो उसको भी क्वेश्चन कर लो। तो उससे क्वेश्चन करके तुम्हारी जिंदगी में क्या, कोई जिंदगी में परिवर्तन नहीं। साइंटिस्ट बनना है तुम्हें, नहीं तो क्यों यहां पे कर रहे हो, क्यों जानना है तुम्हें फालतू की चीजें। आप ये
पूरा का पूरा जो विज्ञान है, आंतरिक विज्ञान, ये किसके लिए है? जिज्ञासु के लिए नहीं है। ये उसके लिए है जो प्रताड़ित है, जो दुखी है। क्योंकि 4 प्रकार के लोग तुम्हारे शरण में आते हैं स्पिरिचुअलिटी में। एक जो दुखी है, एक जो प्रताड़ित है, एक जो जिज्ञासु है, एक जो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में है, और एक जो अर्थ ढूंढ रहे हैं, मीनिंग ढूंढ रहे हैं कि अर्थार्थी मतलब क्या, कि मुझे भगवत गीता का यूज़ करना है मटेरियल पोजेशंस हासिल करने के लिए, या उपनिषदों को यूज़ करना है मटेरियल पोजेशंस हासिल करने के लिए, क्योंकि उससे वो भी मिलता है, मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। अगर आप रूल समझ जाओगे तो आपको मटेरियल मिलना चालू हो जाएगा। पर ये क्वेश्चन मेरे से कभी मत पूछ लेना, और मेरे से ये भी मत पूछ लेना कि किस तरीके को। मेरा काम है सिर्फ दुनिया के दुखियारों को ख़त्म करना। मेरा काम ये नहीं है कि तुम लोग को जिज्ञासा ख़त्म करना है, क्योंकि जिज्ञासा, आप देखो साइंस फिक्शन मूवी देख लो। देखो मैं भी बहुत जिज्ञासु हूँ। अभी अगली एवेंजर्स आने वाली है 2006 में, 2026 में डॉक्टर डूम आने। मैं बहुत जिज्ञासु हूँ। मैं मार्वल्स को फॉलो करता हूँ, DC कॉमिक्स को फॉलो करता हूँ। आई एम मतलब ऑफ द स्पिरिचुअलिटी चार्ट मैं बहुत बुरी तरीके से मूवी मेनियक हूँ, हॉलीवुड। वहाँ से आप उस कंटेक्स्ट से मेरे से बात करोगे, आप कहोगे सर एवेंजर्स में क्या होने वाला है, डॉक्टर डूम, सुपरमैन, ये सब बात करो, मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन द मोमेंट यू विल से कि भाई पार्टिकल वेव और ये फालतू की चीज़ें मेरे से करोगे, तो मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, ये करना क्यों चाहते हो? तुम कहोगे जानना है। जानने से क्या होगा? अरे तृप्ति होती है। किस चीज़ की तृप्ति हो रही है? जिज्ञासा की तृप्ति हो रही है। द वेरी नेचर ऑफ जिज्ञासा इज टू नो, द वेरी पर्पस, द फर्स्ट स्टेप इज टू नो, एंड द मोमेंट यू नो, यू transfer your jigyasa from that particular topic to another topic. अच्छा, अब पार्टिकल वेव थ्योरी पता चल गई, अब कुछ और जानना है। So in any given period of time, कभी भी किसी भी मोमेंट में जिज्ञासु व्यक्ति को एप्लीकेशन नहीं होगी। He'll never apply. He just wants to know because. So एप्लीकेशन है ही नहीं। There is no application of any kind. There is no observation of any kind. He just wants to know, wants to know, wants to know. और reincarnation के ऊपर भी यही है जिज्ञासा। पर जब आप अपने अस्तित्व को जान लेते कि मैं कौन हूं, तो आपके अंदर बाय वेरी नेचर ये जानना बहुत क्रूशियल हो जाता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर दिस बॉडी डाइड, because it's very important for your contentment, not jigyasa. The moment you will say ki you will understand the truth, okay, I am content, I know what is going to happen, because fear of death is involved. So the entire purpose is to understand that, but just to know is not the right thing. So pratyaksh praman is the first thing that has to be understood. What do you mean by प्रत्यक्ष प्रमाण? तो इन्वेस्टिगेशन के 3 चीज़ें बताई। प्रत्यक्ष प्रमाण पहला है। प्रत्यक्ष मतलब सामने आपने देख लिया। अब वो कुछ भी देख लिया, कोई थ्योरी है, कोई आइडिया आप सोच रहे थे, आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, एकदम से आपको दिख गया, दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, गोज टू क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग लीड्स टू हाइपोथेसिस, द हाइपोथेसिस लीड्स टू ऑब्जर्वेशन। सो देर इज ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न एंड देन देर इज ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट एट द एंड। तो इनिशियली ऑब्जर्वेशन ऑफ द पैटर्न होगा, लास्ट में ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट आएगा। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है कि 2 से 3 बजे मेरे को हेडेक हो रहा है रोज़, 2 से 3 बजे। 2 महीने हुआ, एक दिन मैंने ऑब्जर्व किया अपने ब्रेन में कब हुआ, तो देखा 2 ही बजे होता है। हो 2 महीने से रहा था, लेकिन ऑब्जर्व किया तब पता चला कि 2 बजे होता है। क्योंकि कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है तो माइंड 100-150 अटेम्प्ट्स के बाद ऑटोमेटिकली ऑब्जर्वेशन पे चला जाता है। तो अब क्वेश्चन उठा कि 2 से 3 बजे के बीच में ही क्यों हो रहा है। अब ये क्वेश्चन कब आएगा? जब पहले तो टाइम स्टैम्प पकड़ा जाएगा। अगर टाइम स्टैम्प ही नहीं पकड़ा जाएगा तो क्वेश्चन कैसे आएगा? तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द पैटर्न हो गया। वो क्या है? 2 बजे हेडेक होता है। वो कैसे हुआ? पहले देखा, हो 2 महीने से रहा था, लेकिन जब देखा तब दिखा। जो नहीं देखेगा उसको ये होगा कि मुझे रोज हेडेक होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता चलेगा 2 से 3 के बीच में होता है।
एक पैटर्न है, वो पैटर्न नहीं दिखेगा उसको। ये पता चलेगा, रिपल इफेक्ट पता चलेगा उसको, लेकिन उसको कॉज नहीं पता चलेगा। 2 से 3 बजे हेडेक हुआ, क्वेश्चन उठा 2 से 3 बजे क्यों हो रहा है। माइंड ने बहुत सारी थ्योरीज बनाई, जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज इन परम्यूटेशन है उसके हिसाब से, कि ये चक्कर हो सकता है। उसमें से एक चीज़ आपने इन्वेस्टिगेट करी, सारी चीज़ें देखा, सबको अप्लाई करके देखा, सब कुछ देखा, टटोला उसको, लास्ट में आपको पता चला कि ये एक पॉइंट था जिसकी वजह से 2 बजे सर दर्द होता है। और वो ये था पॉइंट कि आप 1:30 बजे एक गोली खाते हो, वो गोली सर दर्द पैदा कर रही है। तो बहुत सारी अनेकों थ्योरीज में एक थ्योरी पता चली कि मैं 1:30 बजे एक मेडिसिन खा रही हूँ, वो मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है 2 बजे, इसलिए होने लगता है। तो और थ्योरीज क्या थी कि ऑफिस का स्ट्रेस तो नहीं है, और थ्योरीज क्या थी कि कोई बीमारी तो नहीं है, और थ्योरीज क्या थी, बहुत सारी थ्योरीज थी, लेकिन एक थ्योरी सिद्ध हो गई कि डॉक्टर के पास गए या खुद पता किया तो 1:30 बजे दवा खाता, रिपरकशन। आपने एकदम से दवा का नाम सर्च किया, उसमें लिखा था साइड इफेक्ट आफ्टर हाफ एन आवर। अब अभी भी थ्योरी है, लेकिन द मोमेंट यू, हाउ विल यू ऑब्जर्व दिस, हाउ विल यू वेरीफाई इट, what is the fourth step is observation. How would you verify this? You need to stop eating the goddamn medicine and observe. So what happens is कि next day आपने 1:30 बजे वाली मेडिसिन नहीं ली और आपने 2 बजे ऑब्जर्व किया, आपने कहा हेडेक नहीं हो रहा है, फिर आपको दोबारा वेरिफिकेशन करना है तो अगले दिन फिर से ले लो 1:30 बजे की मेडिसिन, फिर 2 बजे आप देखो ऑब्जर्वेशन, फिर क्या होगा, होने लगेगा। फिर अगर आप ले लो फिर होने लगेगा, फिर छोड़ दो फिर नहीं होगा, फिर तो क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, वेरिफिकेशन हो गई। तो स्टार्ट हुआ ऑब्जर्वेशन से, गया क्वेश्चनिंग पे, बना हाइपोथेसिस, लास्ट में वेरिफिकेशन हुआ। ये 4 स्टेप्स हो गए क्लियर। ये 4 स्टेप्स ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में सबसे बड़े साबित होंगे, क्योंकि अभी तक किसी ने इसको क्लैरिफाई नहीं किया इस तरीके से। आई एम द फर्स्ट पर्सन टू बिल्ड दिस मॉडल। द मॉडल इज कॉल्ड OQHO. Why this model has to be made? Because the same fucking model can be used in the investigation of reincarnation. So we need to have a fucking model. I have developed a lot of model like this. इसके अलावा भी कुछ और मॉडल्स हैं जो मैं आगे चल के बात करूंगा। I am not obsessed with knowing who I am. That is done. 8 years done. 8 साल हो चुके हैं, who am I हो चुका है। The first very step of living a good quality of life is to have the investigation of who am I. But पूरे के पूरे गुरु की, पूरे के पूरे उपनिषद में हर जगह सिर्फ और सिर्फ यही है कि इंसान का मकसद है ये जानना कि कौन हूँ मैं। वो जानना बहुत आसान है। भगवान राम को 12 साल की उम्र में आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अर्जुन को युद्ध की भूमि पर कृष्ण से प्राप्त हुआ। अब पूरे जमाने भर तुम यही पूछते रहोगे क्या कि ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूं, ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूं। अरे जान गए, अब आगे बढ़ो। लेकिन अब कैसे पता करें कि जान गए हैं, पहले ये भी समझना जरूरी है। उसके भी मॉडल्स हैं, उसका भी संकेत है, वो जो मैंने ऑब्जर्व करे मैं बता देता हूं। अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है और बस रहा है आपके अंदर, तो उसका सबसे बड़ा संकेत है, वेट फॉर इट, उसका सबसे बड़ा संकेत है कि आप वैराग्य की स्थिति में जाने लगेंगे। वैराग्य की स्थिति का सबसे बड़ा संकेत क्या है, जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, यानी आप जैसे ही कुछ करने जाएंगे आपको हर चीज़ मीनिंगलेस दिखने लगेगी, अर्थहीन दिखने लगेगी। ये संकेत है कि आत्मज्ञान, आज तक पूरे हिस्ट्री में यूट्यूब में कोई यही नहीं बता पाया कि आत्मज्ञानी का संकेत क्या है। क्यों नहीं बता पाया, रीजन क्या है, मैं क्यों बता पा रहा हूं, ऑब्जर्वेशन।
इसीलिए तो मैं इतना रीइंफोर्स करता हूं ऑब्जर्वेशन की। अपने मन में झांक झांक के एक एक चीज को टटोल टटोल के देख के बता दिया, किसी के अंदर नहीं घुसा, कोई बुक नहीं पढ़ी, अपना देखा। अगर मुझे अपने पूरे जीवन का एक वर्ड में सारांश देना हो, वह है ध्यान, यानी ऑब्जर्वेशन। इसीलिए ध्यान बोला जाता है। सनातन संस्कृति में, हिंदुइज्म में ध्यान शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि बैठे रहो और समाधि साधो। समाधि साधना ध्यान नहीं है। समाधि एक मीडियम है जिससे आपका ध्यान एकत्रित होता है एक जगह, लेकिन अगर आप ध्यान ही नहीं दोगे एट द एंड ऑफ द डे, यानी समाधि का उपयोग ही नहीं करोगे, तो ध्यान जो है सधेगा नहीं। ध्यान मतलब होता है कि आप किसी चीज़ पे ध्यान दे रहे हो। सिंपल सी चीज़ है, किस पे ध्यान दे रहे हो? सटल चीज़ों पे। आप ऑब्जर्व कर रहे हो कॉज को और इफेक्ट को, कॉज को और रिपल को, इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट? पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में अभी तक कोई यही नहीं बता पाया कि आत्मज्ञानी बनने का संकेत क्या है। आत्मज्ञानी बनने का संकेत है वैराग्य। वैराग्य मतलब होता है जब आपको कोई चीज़ अट्रैक्ट ना कर पाए। अभी आपको चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कोई रेंज रोवर लेके सामने से निकल, अबे भाई एक रेंज रोवर मिल जाए मज़ा आ जाए। कोई एप्पल की घड़ी पहने हो, अरे भाई, इसको बोलते हैं राग। और द्वेष क्या होता है? मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। तो राग द्वेष से मुक्ति हो गई। और अगर आप ध्यान से देखें तो वैराग्य में राग का ज़्यादा उत्पादन किया गया शब्द का, द्वेष का नहीं किया गया, क्योंकि द्वेष तो वैसे भी आपको नहीं पसंद था। द्वेष जड़ नहीं है। राग द्वेष जो है वो जड़ नहीं है आपकी सफरिंग का। राग जड़ है, इसलिए वैराग में राग यूज हुआ है। वैराग मतलब क्या? राग से परे, बियॉन्ड राग, बियॉन्ड अट्रैक्शन। तो आत्मज्ञानी बनने का सबसे बड़ा संकेत यही है कि आपके जीवन में वैराग्य आने लगेगा। और इसमें भी और लेवल्स हैं। शुरू में छोटी छोटी चीज़ों में अर्थहीनता दिखेगी, फिर और बड़ी और बड़ी और बड़ी, फिर फाइनली आपका जो पैशन है, यानी राजसिक, यानी IPS, UPSC, सिंगर, ख्वाब, एक्टिंग, ड्रीम्स, ये बड़ी चीज़ें होती हैं, इसमें अर्थहीनता दिखेगी। उसके बाद आखिरी में सबसे महावैराग्य जो होता है, जहाँ पे वैराग्य की चरम सीमा जो है वो होती है जीवन के प्रति लगाव का ख़त्म होना। मतलब क्या? आप जैसे जैसे एज करते जाओगे, जैसे जैसे आपकी समझ गहरी होती जाएगी, वैसे वैसे आपको ये जीवन सफरिंग में दिखने लगा। अभी आपसे बोलते हो कि जीवन दुख है, लिटरली आपको दुख लगने लगा। मैं बताता हूँ क्यों। आत्मज्ञान बनने के बाद जीवन कोई बहुत अच्छा नहीं हो जाता, फिर भी जीवन में सफरिंग रहती है। तो आप जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हो एज एन आत्मज्ञानी, तो आपको दिखता है ये तो अल्टीमेटली इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है रोज़ की खुशी के लिए, क्योंकि आपका शरीर जो है उसको तो आत्मज्ञान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आत्मज्ञान तो साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करता है और शरीर सफरिंग क्रिएट करता है। तो सुबह आपको उठ के, रोज़ सुबह उठ के आपको अच्छा खाना खाना है, व्यायाम करना है, व्यंजन अच्छे खाने हैं। आपका रोज़ का स्ट्रगल है। अगर आपने सुबह उठे और अगर आपने 2-3 दिन योगा नहीं किया तो आपकी धज्जियाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ की उड़ने लगेगी, यानी मूड जो है वो ख़राब होने लगेगा। और मूड ख़राब हो गया तो जीवन में जो रस है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट? तो ये है वैराग्य का संकेत। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आते हैं रीइंकार्नेशन के ऊपर। अभी तक इतना क्लियर हो गया, और हर बार जब भी वीडियो चालू होगा इन 3 प्रमाणों का तमाचा जो है पड़ता रहेगा। पहला प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसी चीज़ को अगर आपने देख लिया, आंखों देखा मतलब ये नहीं है कि आपने फिजिकल आइज से देख लिया है, इंटरनल आइज से भी देख लिया है, मतलब इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया आपने, देख लिया। फॉर एग्जाम्पल ओवर थिंकिंग हो रही है, ये इंटरनल आइज है,
या आप बाहर की आंखों से तो देखा नहीं, आपने अंदर फील किया ना, देखा। दो विचारों के बीच में स्पेस है, ये इंटरनल आइज है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण। अब पतंजलि ये कहते हैं, उन्होंने इशारा दिया है, अगर आप समझ पाओ तो समझोगे, एकदम बुक में एकदम ऐसे ही नहीं लिखा हुआ जैसे मैं बताने वाला हूं। पतंजलि ये कहते हैं कि अगर किसी चीज का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, यानी ग्रॉस रियलिटी, ग्रॉस जगत, स्थूल जगत, तो आपको आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण से उसका पता लगाना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जब आप रीइंकार्नेशन को इन्वेस्टिगेट करते हो तो आप वहां पे प्रत्यक्ष की उम्मीद नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप समाधि की गहन स्थिति में, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट काम है, मैं उसमें नहीं जाता हूं। डिफिकल्ट काम नहीं है वैसे, लेकिन क्या है ना कि वो उस स्तर पे अगर आपको लेके जाना है जहां पे आप एक सितारे के न्यूक्लियस में क्या चल रहा है वो तक देख लेते हो, जहाँ से हमारे ऋषि मुनियों ने ये बता दिया था हज़ारों साल पहले कि धरती गोल है, सौरमंडल में 7 ग्रह हैं और 7 प्रकार के सितारे होते हैं, 7 प्रकार, ऐसे बहुत सारे अलग अलग उन्होंने चीज़ें बताई। ब्लैक होल, आकाशगंगा बता दिया कि आकाशगंगा के बीच में एक चुंबकीय ऑब्जेक्ट है, वस्तु है जो आकाशगंगा को जोड़े हुए है, जिसे सैजिटेरियस है, ब्लैक होल, इन सब के बारे में बता, सब पहले ही बात हो चुकी है, वो सब इसी में बताया गया था। और देखिए मंडे, सोमवार, बुधवार, मंगलवार, ये सब बहुत पहले चलते चला आ रहा, शनि, फ्राइडे और ये सब, शुक्रवार, शनिवार, सूर्यवार, ये अभी से नहीं है, 7 दिनों के नाम हज़ारों साल पहले से। टेलीस्कोप अभी आया 100 साल में। तो फालतू की बातें तो अगर आपने इसमें करी अब मेरे से कि समाधि से कुछ नहीं होता, मेडिटेशन से कुछ नहीं होता, फालतू के गुरुओं को सुन के बैठे हुए, बिना क्वेश्चन किए हुए, बिना अगर कुछ तुमने खुद इन्वेस्टिगेट नहीं किया, खुद क्वेश्चन नहीं किया, और फालतू के गुरुओं को अंधभक्तों की तरह फॉलो करे पड़े, और जो कह रहा है कुछ नहीं होता, ये सब समाधि समाधि कुछ नहीं होती, मेडिटेशन कुछ नहीं होता। मेरे भाई बात सुनो ध्यान से, आयुर्वेद का जो निर्माण है वो ऋषि के हृदय में हुआ, यानी वो मेडिटेशन में बैठते थे और औषधियाँ जो निर्माण हुई हैं, जो बीमारियों का जड़, सब आयुर्वेद भी उसी से हुआ है मोस्टली। तो हमारी पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वो एक अलती पलती मार के सुखासन में बैठ के अंदर पता लगा लिया है। अब इसके रिपरकशंस हैं कि अगर आपको रीइंकार्नेशन का पता लगाना है तो बहुत आसानी से पता चल जाता है, लेकिन आप जब उस स्थिति पे जाओगे तो आपको सिद्धियां मिलने लगेंगी, और वो सिद्धियां नुकसानदायक है। या तो आप पूरा सब जीवन छोड़ें, घर बार वो सब छोड़ें, ना आपके पास कोई जिम्मेदारी है, आपको कोई जीवन, तो आप करो जो करना है, लेकिन आप जिस स्तर पे मेडिटेशन अगर करना चालू करेंगे तो उस स्तर पे आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो उससे आसान तरीका, या मुश्किल तरीका, आसान तरीका है कि आप पतंजलि के बाकी के 2 प्रमाण से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व नहीं किया गया, इलेक्ट्रॉन रिएक्शंस क्रिएट कर रहा था उसके सराउंडिंग में, उसको ऑब्जर्व किया गया। तो कॉज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, रिपल इफेक्ट को ऑब्जर्व करना होता है, पहले तो ये समझना जरूरी है। तो आगम प्रमाण क्या मतलब, क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय, यानी एग्जिस्टिंग नॉलेज अबाउट वन टॉपिक। So if you have existing knowledge about one topic, what will happen is कि your guesses, please be careful in this section. It's very important right now. You have to have the full awareness about this. The guesses are wonderful, better. The knowledge
develops better guesses. So what happens is, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, आगम प्रमाण हो गया विच इज थियोरेटिकल नॉलेज अबाउट वन टॉपिक. देन देयर इज अनुमान प्रमाण, गेस. तो इसमें दो एग्जांपल्स देख लेते हैं. ब्लैक होल. ब्लैक होल को हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, तो हम ब्लैक होल के सराउंडिंग में टाइम डायलेशन ऑब्जर्व करते हैं. हम वहाँ पे देखते हैं कि मैटर अलग तरीके से रोटेट कर रहा है. हम देखते हैं पार्टिकल्स अलग तरीके से बात कर रहे हैं उस सेक्शन पे. तो हमें एक क्वेश्चन उठता है हमारे अंदर कि यहाँ पे कुछ है जो कुछ ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो हमने कभी ब्लैक होल को ऑब्जर्व नहीं किया, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हुआ, पर हमने रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया आसपास जो हो रहे हैं. तो वहाँ से क्वेश्चन उठा, इन्वेस्टिगेशन वहाँ से उठी. अब हमें बहुत सारा डेटा पता चल चुका है ब्लैक होल के बारे में. तो हम बहुत सारे गेसेस बना चुके हैं कि ब्लैक होल के मध्य में क्या है, सिंगुलैरिटी है, टनल है, क्या है. तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज हैं. इन थ्योरीज को बोलते हैं आगम प्रमाण, राइट. और जितना ज़्यादा आगम प्रमाण इकट्ठा होगा उतना ही बेहतर अनुमान प्रमाण बनेगा. What happens is, the more theoretical knowledge you have and the entire theoretical knowledge you have, the more better output or the guesses you have. Because ultimately it's all about theory and guess, theory and guess, theory and guess. अनुमान आगम, आगम अनुमान. प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता बिकॉज ये सटल इन्वेस्टिगेशन है. ग्रॉस में आप प्रत्यक्ष कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस में आपका बिजनेस नहीं चला तो आपने सही प्रश्न पूछ के उसको वेरीफाई किया जा सकता है. लास्ट में वेरिफिकेशन होगा कि भाई चला कि नहीं चला. अगर चल गया तो वेरीफाइड है, थ्योरी सही थी. और अगर नहीं चला तो थ्योरी गलत थी. लेकिन यहाँ कैसे वेरीफाई करोगे? यहाँ तो कुछ है ही नहीं वेरीफाई करने के लिए. कहाँ किस पे एक्सपेरिमेंट करोगे, क्या करोगे? तो स्थूल जगत में, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, डिटेक्टिव, शर्लॉक होम्स, ये सब कुछ में आराम से आप OQHO मॉडल जो है अप्लाई हो सकता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वही OQHO जब सटल पे आता है तो उसकी थोड़ी अंदाज पकड़ने का अलग हो जाता है. तो पतंजलि ये कहते हैं सबसे पहले अगर कोई चीज़ सटल है तो उसके बारे में थ्योरी यानी आगम प्रमाण इकट्ठा करना चालू कर दो. अब इसको वेरीफाई कैसे करें कि पतंजलि मूर्ख है या महामूर्ख है या अच्छे हैं, विद्वानी हैं? क्योंकि आप तो उस पर भी इन्वेस्टिगेट, आप इधर संदीप महेश्वरी को तो फॉलो करोगे. अब एक आदमी आया, इतने बड़े मूर्ख लोग हैं, आप सोचिए. संदीप महेश्वरी का अंधभक्त, आचार्य का अंधभक्त, और आगे वहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है मेरे से पतंजलि की अथॉरिटी क्या है. बताओ क्यों? क्योंकि तुम्हारा इमोशंस संदीप के साथ है तो तुम उसको अंधभक्ति, तुमको सत्य से लेना देना नहीं है. क्या तुमने क्वेश्चन किया कि रीइंकार्नेशन होता है भी कि नहीं होता? नहीं, संदीप ने बोल दिया नहीं होता. अरे किसका सत्य से क्या लिंक है? अब पतंजलि का कैसे वेरीफाई किया जाए कि पतंजलि बेवकूफ था या महाज्ञानी था? बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई किया जा सकता है इन तीनों प्रमाणों को जो मैंने अभी आपको बता रखा है. जैसे ब्लैक होल का मैंने एग्जाम्पल दिया तो वहाँ से सिद्ध हो गया. बिजनेस का एग्जाम्पल दिया, वहाँ से सिद्ध हो गया. टेलीस्कोप का एग्जाम्पल दे चुका हूँ, टेलीस्कोप थ्योरी आपको बता चुका हूँ, वहाँ से सिद्ध हो गया कि इन तीन प्रमाणों को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो. आप टेलीस्कोप में अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर आपको अच्छा टेलीस्कोप बनाना है तो आपको पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी विच इज आगम प्रमाण. यानी आज तक जितने भी टेलीस्कोप आ चुके हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा. अब आपको अनुमान लगाना पड़ेगा आपकी एग्जिस्टिंग थ्योरी, जैसे चैट जीपीटी काम करता है, एग्जैक्टली लाइक दैट. अभी तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम माइनस द इंट्यूशन, माइनस द इमोशन, माइनस एवरीथिंग, चैट जीपीटी इज एग्जैक्टली वर्किंग लाइक ह्यूमन इंटेलेक्ट. What happens is the human intellect can be only conquered with these three pramanas. So if you want to, the purpose is to develop a telescope better than James Webb, right? So what is, please understand this, that you
can also develop a telescope, and this will slap your gurus on the entire web of internet. and इसमें मेरे को किक मिलती है बोलने में. You can also make a telescope without any theory, without reading anything. You can make it, but वो गैलीलियो के लेवल पे बन जाएगा. अब समझ नहीं रहे हो क्या रहा है. Please understand, it's so interesting. This is what you are doing. This is what your gurus are doing. Please understand this. Please. Let me take very much interest and fun to tell this again. If you don't want to read any fucking knowledge, existing knowledge, you need to make a telescope. But that telescope will be at the level of Galileo. अगर आप नॉलेज नहीं पढ़ेंगे. लेकिन अगर आप नॉलेज पढ़ रहे हो, 400 साल का टेलीस्कोप का नॉलेज आ चुका है भाई. टेलीस्कोप का निर्माण हुआ 1608 में. उसके बाद अब 400 साल हो चुके हैं. तो जेम्स वेब जिसने बनाया, आई एम फॉर श्योर 150% की उसको पहले भी टेलीस्कोप की साइंस पता होगी. इसीलिए MBBS में एनाटमी, फिजियोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाता है. बिकॉज दे वॉन्ट टू, देर इज समथिंग कॉल्ड एस, यू नो, आई वॉज लाइक रीडिंग दिस वेरी, बिकॉज आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट माई सेल्फ. तो जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो मैंने उनसे एक डॉक्टर से क्वेश्चन पूछा. मैंने कहा सर आपको सारी बीमारी पढ़ाई जाती है? नहीं, मैंने सर आप कैसे बीमारी कैसे डायग्नोज करते हैं? तो कहते हैं हमें पहले सारी बीमारी पढ़ाई जाती है. मतलब पैथोलॉजी में, पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट है जहाँ पे आज तक की जितनी भी बीमारियाँ आ रखी हैं मेजर वो सब पढ़ाई जाती हैं डॉक्टर्स को. 7 साल यही लगाते हैं. अब चाहे तो वो सेल्फ डॉक्टर भी बन सकते हैं, लेकिन वो वही कर पाएंगे जो आज से 2000 साल पहले डॉक्टर करते थे, वही कर पाएंगे, या उससे थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे क्योंकि गैजेट्स हैं अभी. अब गुरुओं के साथ प्रॉब्लम क्या है? जितने भी गुरु आ रखे हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि हर आदमी आता है, पैदा होता है, एक 19वीं शताब्दी में पैदा हुआ, अहम ब्रह्मस्मि. एक 20 शताब्दी में पैदा हुआ, अहम ब्रह्मस्मि का ज्ञान दे के चला गया. 21वीं में पैदा हुआ, अहम ब्रह्मस्मि ज्ञान. 13वीं में पैदा हुआ, अहम ब्रह्मस्मि ज्ञान दे के चला गया. 16 हु एम आई, एवरीबॉडी इज टॉकिंग हु एम आई. तो हु एम आई तो ऑलरेडी बताया जा चुका है. या तो आप कुछ उसमें नया लाओ कि कुछ अपने एग्जाम्पल्स लाओ, कुछ नए एक एंगल लेके आओ जहाँ से आप बता रहे हो. तो चक्कर क्या है? गुरु वही बात कर रहे हैं जो पहले गुरु बात करता था. बस दिक्कत ये आपको नया इसलिए लगता है बिकॉज आप नई जनरेशन के आदमी हो. अगर आप पुराने ओशो और कृष्णमूर्ति और रमन महर्षि उन सबको पढ़ें, कबीर अबीर को, आदि शंकराचार्य को, ये सबको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये सब तो वही बात कर रहे हैं जो पहले. तो रटा रटाया नॉलेज टाइप का है, चलता चला आ रहा, बातें होती जा रही हैं, पैसा आता जा रहा है. तो नया क्या है? नया कुछ है ही नहीं, वही बातें हो रही जो हो रही. एग्जाम्पल कुछ नया जनरेट कर दो, नहीं. तो हो क्या रहा है कि आप भी व्हाट इज टेलीस्कोप थ्योरी? टेलीस्कोप थ्योरी इज कि आप बना सकते हो टेलीस्कोप, बट द प्रॉब्लम इज दैट आप गैलीलियो का बना दोगे, राइट? चार 400 साल की पढ़ाई कर लोगे तो जेम्स वेब से अच्छा बना लोगे. क्लियर हो रहा है? तो योर गेसेस आर मोर रिफाइंड and more amazing when you have the existing theory inside the brain, when you have all the angles inside the brain. So what happens is, what I have done is I read everybody. I listened a lot of podcasts of Krishnamurti's, Osho, learned everything from Patanjali because that was the major ग्रंथ, major जो मेरा उपनिषद का जो हिस्सा था वो पतंजलि योग सूत्र से आता है. Because Patanjali is all about nature of the mind and samadhi and nature of the energies
and that was very much required for me to understand the entire wholesome of Manushya structure or human structure, because if you just read about Brahma, you are avoiding a lot of other things. So what happens is that when I started studying all these things, I realized something, that my guesses are much better than anybody else. And therefore what happens is you are going to make a very unique output. Which is better from the last output, and which is unique from the last output. Definitely. And this is why you guys are listening to me and you are telling me, भाई आपका जो आपके ऐसी से बातें आप लाते कहाँ से हो? ला कहीं से नहीं रहा हूँ, पढ़ा है पुराना, मेरा गेस बहुत अच्छा है, उन गेसेस को कंफर्म करना आता है, बिकॉज आई हैव डेवलप्ड अ मॉडल OQHO विच इज़ अ वेरी क्रूशियल मॉडल इन द एंटायर ह्यूमैनकाइंड और हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. इट्स वेरी बिग इन्वेस्टिगेशन मेरे हिसाब से. दिस इज द वेरी बिग इन्वेस्टिगेशन इन द एंटायर 21st century. OQHO model. Because what happens is anything you want to verify, you can verify with this. It's a very short process to investigate something. Business, entrepreneurship, or music, or acting, or whatever, everything will be applied in this. Or scientific investigation, or forensic investigation. Everything is done through this model. But what I have done is, people are doing it. What I have done is, I have simplified it. I have observed and clarified it. So what happens is, when I see something and I want to investigate something, I see it from this model. Observation, questioning, hypothesis, verification, and that is observation only. Right? अभी तक रीइंकार्नेशन के बारे में मैंने चालू क्यों नहीं किया बात करना? वो आपको पता होना चाहिए मैंने क्यों अभी तक इतनी बात करी, और अब क्यों चालू कर रहा हूँ रीइंकार्नेशन के बारे में बात करना. क्योंकि अब तक जब मैं बताना जाऊंगा तो हर चीज़ का एक लॉजिकल जस्टिफिकेशन है, वो देने में ही 40-50 मिनट निकल गए. अब चालू होगा रीइंकार्नेशन का मेन चीज़. तो ये 3 प्रमाणों को हमने अच्छे से समझ लिया: प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम. अब इसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करना चालू करते हैं. रीइंकार्नेशन के बारे में जितनी भी एग्जिस्टिंग थ्योरीज आ रखी है, उनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसका लॉजिकल जस्टिफिकेशन क्या है, वो मैंने आपको बता दिया. तो अब आपका एक क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि वाई शुड आई फकिंग स्टडी द टेक ऑफ कृष्णा, कृष्णमूर्ति, ओशो, सनातन धर्म, उपनिषद. वाई शुड आई रीड दैट? Because anyway, reading that is not going to give me the truth. But now, if you question that thing after 40 minutes of podcast, you are an idiot. Please go and do business and earn a living and just be satisfied in that. Because this is a very, very, very crucial part of the podcast. And highly intellectual, highly EQ'd, highly anticipated patience, or volume of patience, or the sharpness, or the edge of that attention. We need that, the pointy attention. We need that to investigate this, first of all. So I started reading after learning all these things, how to investigate. Because when I curiosity मेरी थी reincarnation की 2017 से ही, but I didn't know how to learn, how to observe, how to investigate. So the first question was how to investigate. And 2018 passed, 19 passed, 20 passed, 21 passed, 23 passed, 24 I discovered this OQHO model. So it has been a 6 years of work to come onto this model.
without understanding the three pramanas of Patanjali and the OQHO model, I cannot begin the investigation of reincarnation. Because first of all, it is given that subtle cannot be seen. So it is very hard and it is very difficult to investigate reincarnation or Brahma. Because Brahma को तो हर कोई normalize कर चुका है, but Brahma is more mystical than reincarnation itself, because you cannot see the Brahma. Science is not agreeing till now, or may not agree till now, that we are not the body, we are not the mind, we are something else. So the identity is still questioned by the science. So there is no logic in saying that we are Brahma. But let us not go into that question. So I started reading about reincarnation from 2021 after realizing how to investigate. वेल क्लैरिफाई किया था मैंने मॉडल 24 में, बट एक आइडिया मुझे लग चुका था कि कैसे करना है, बट मुझे वो सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रहा था कि इसको सिंप्लीफाई कर दूं मैं मॉडल को. So in order to investigate the subtle, we need to read the existing theories. So I started reading the existing theories. Krishnamurti's take. I researched, and then one day I found some articles and podcast about reincarnation where he's talking about. Took me a large amount of time. ओशो, कृष्णा, भगवद गीता में बहुत बार बात हुई है पुनर्जन्म की. एंड when I read that, it sparked a curiosity, because कृष्ण is telling, पतंजलि में बात हुई है कि कर्मों के फल स्वरूप एक दूसरा शरीर मिलता है. एंड आई वॉज लाइक, व्हाट द हेल, एवरीबडी इज टॉकिंग द सेम थिंग, देयर हैज टू बी सम ट्रूथ. देन देयर इज दिस बिग रिसर्च हैपनिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, आई गेस दैट टाइम. आई केम टू नो अबाउट जिम टकर फ्रॉम नेटफ्लिक्स का डॉक्यूमेंट्री, एंड इफ यू टाइप रीइंकार्नेशन ऑन नेटफ्लिक्स यू विल अंडरस्टैंड दैट. He is the student of Ian Stevenson. What happens is that he is a psychiatrist doctor. His journey is very interesting to know. उनकी यात्रा जानना बहुत उपयोगी होगा आप लोगों के लिए, और मैं कई बार बता चुका हूँ, उसको फिर से मैं बताऊंगा. 1900 या 1800 या कुछ मतलब 1960 के आसपास या कुछ ऐसा था कि इनके पास कॉल्स आने लगे बहुत सारे. मतलब आते ही थे, पर कभी इस पर एक्शन नहीं लिया था. पहली बार एक्शन लिया. कॉल्स ऐसे आते थे कि कोई मम्मी कॉल कर रही है, मेरा बेटा फलाना डिटेलिंग दे रहा है कि मैं यहाँ पैदा हुआ था, मेरे घर वालों का नाम बता रहा है, ये बता रहा है. 2-3 साल का लड़का, 3-4 साल का, और अभी तक वो अवॉइड कर रहे थे. लाइक व्हाट द हेल. सो व्हाट हैपेंड वाज कि वन डे ही रियलाइज टू इन्वेस्टिगेट द चाइल्ड स्टॉक. जो वे चाइल्ड बता रहा था, चिल्ड्रन बताते थे, वो इन्वेस्टिगेट करना चालू किया उन्होंने. तो उन्होंने बोला, सबसे सिंपल था कि भाई 2 साल का लड़का, 3 साल का लड़का बोल रहा है, मैं यहाँ पैदा हुआ था, वहाँ पे बिल्डिंग इस कलर की थी, मेरे घर में ये कुत्ता था, कुत्ते का नाम ये था, मेरी मम्मी का नाम ये था, ये सब जाके बोल. इंडिया से भी बहुत कॉल्स जाते थे, यहाँ भी कई बार वो आ चुके हैं. इंडिया में तो बहुत रीइंकार्नेशन केसेस हुए हैं, वहाँ पे यहाँ पे भी आए हैं बहुत सारे वो. तो अभी तक हम टोटली स्केप्टिक हैं, ठीक है. इस पूरे पॉडकास्ट में अभी तक मैंने ये नहीं कहा रीइंकार्नेशन होता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. मैं भी अभी तक स्केप्टिक ही था. अब हुआ क्या कि धीरे धीरे ऐसे होता गया. वो गए आगे, कहा कि एक काम करते हैं, इस बच्चे की बातों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, और जो ये बोल रहा है एक बार चल के देख लेते हैं. गए, देखा तो वही सेम कुत्ता जो था वो मर चुका था, लेकिन नाम वही था, कलर भी वही था कुत्ते का.
जिस कुत्ते को वो मालकिन थी वो उसकी माँ थी, नाम भी वो था। अब 2 साल का बच्चा है, यूएस में बैठा हुआ है, जर्मनी में उसका घर है, उसके बारे में बात कर रहा है। डिटेलिंग दी कि यहाँ बिल्डिंग थी, तो वहाँ बिल्डिंग वो तो थी नहीं, लेकिन पूछा यहाँ क्या, हाँ ये वाली बिल्डिंग अभी तोड़ के ना अभी बनाई गई, 20-25 साल पहले बिल्डिंग पहले कोई और थी यहाँ पे। तो इस तरीके की चीज़ें हुई। अच्छा, यहाँ तक बहुत सारे केसेस हुए, जिसमें एक बुक है 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन बाय आईएन स्टीवेंसन। आप इसको पढ़ सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, फ्री पीडीएफ गूगल पे। ये चालू हुआ पूरा मामला। अब इसमें करीबन इस समय करंट में 40-50 साइकेट्रिस्ट काम कर रहे हैं इसमें, इतनी बड़ी टीम हो गई उनकी। और ये पूरा यूएस लाइसेंस्ड आदमी है साइकेट्रिस्ट जो है। और जिम टकर जो इनके जो रिसर्च में आगे जा रहे हैं पैरासाइकोलॉजी में, वो भी यहीं सेम। तो ऐसे अनेकों केसेस हुए जहाँ पे एक केस और भी हुआ, जो कि आप नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में भी देख सकते हैं, कि एक आर्मी का आदमी मारा गया। अब वो वर्ल्ड वॉर 2 में मारा गया था, हवाई जहाज़ उसका उड़ा दिया गया था, तो उसके निशान तक थे और पता नहीं क्या क्या, मतलब जब वो पैदा हुआ तो उसने बताया कि मैं ये आदमी हूँ, आर्मी में मैंने इस सेना से लड़ा है, मेरा नाम ये था, मैं ये हूँ, मैं इस तरीके से बातें करने लगा वो 4-5 साल की उम्र में। और बच्चे डिस्टर्ब थे, बिकॉज मेमोरीज जो है वो एक्चुअली क्या होता है, ग्लिच होता है। ये जैसे होता है ना कि कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, ग्लिचेस आ जाते हैं, वैसे ग्लिचेस होते हैं। यूनिवर्स जब पैदा करता है बच्चे, तो कहीं कहीं जो साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं इसमें। तो किसी बच्चे में आता है, किसी में नहीं आता है। ज़्यादातर देखा गया है अगर मौत बहुत ट्रॉमेटिक है, ट्रॉमा है बहुत ज़्यादा मौत में, तब आता है ये देखा गया था। तो इस तरीके की चीज़ें हुई, मैंने पढ़ा, मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। अब वो बच्चा जो था उसका सेना में जो बताया गया, उस सेना में पता लगाया गया, क्योंकि इतने लोग मरे थे वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 था या कोई वार था, याद नहीं आ रहा है, नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगा आपको। इतने लोग मरे, लाइक व्हाट द हेल। तो पता लगाया गया कि कोई मिलने में दिक्कत हो रही थी, इतने लोग मरे थे, कैसे ढूंढे, उस नाम पता था तो ढूंढते गए फाइनली भाई पता चल गया कि वही सेम नाम मिल गया, जो माइक एम से कुछ नाम था या पता नहीं क्या नाम था। नाम देखा, वहाँ पे फाइल पड़ी हुई थी, फाइल में वो फोटो थी, और मरा जिस तरीके से बताया वैसा ही मरा हुआ आदमी। लिखा भी वही था कि इसने सामने वाली जो दुश्मनों की शिप ने उड़ा दिया था इसका हवाई जहाज़, और ये नीचे सीधा समंदर पे आके गिरा था। सेम वैसे लिखा हुआ। फिर उसकी वाइफ के बारे में सब कुछ डिस्कशन हुआ, पूरा सब कुछ पता लगाया गया, ये भी था, वो हर एक चीज़ वेरीफाई हो गई, बार होती गई। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते गए, केसेस आते गए, रिसर्चेस बढ़ती गई, होता गया। अब ये क्या है कि यहाँ पे कहीं भी अगर आप देखेंगे तो कहीं इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं उस स्टोरी को इन्वेस्टिगेट नहीं करूँगा, तो वो चीज़ पता नहीं लगाई जा सकती थी। पर स्टोरी इन्वेस्टिगेट करी गई और वही सेम चीज़ हुई। तो यहाँ पे पढ़ा, इससे पहले भगवत पे पढ़ा, कृष्णमूर्ति को पढ़ा था, ओशो को सुना था। मैंने कहा नहीं मानूंगा, ये सब बेवकूफ़ है। ये जो संदीप के सब्सक्राइबर्स हैं ना, ये सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी संदीप का सब्सक्राइबर था। संदीप के सब्सक्राइबर के आगे किसी की पूछ है? संदीप का सब्सक्राइबर सबसे बड़ा सब्सक्राइबर भाई, उसने बोल दिया तो वही है। कृष्णमूर्ति, ओशो उसके आगे झाड़ू पोछा लगाते हैं। तो 4 लोगों ने बोल दिया। कृष्ण ने बोला, जो कि बेवकूफ़ है संदीप के सब्सक्राइबर के आगे आप लोग के हिसाब से। इन्होंने बोला, 4 लोगों ने बोल दिया। अब 4 लोगों का भड़ा अभी भी मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं था। मैंने कहा एक काम करते हैं, सनातन धर्म के जो ये संस्कार होते हैं अंतिम संस्कार के बाद, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उसको पढ़ा, क्यों होता है, तेरही क्यों होती है, बाल क्यों काटते हैं, कपड़े क्यों जलाए जाते हैं, और नॉर्थ की तरफ सर क्यों रखना है, और दुनिया की सारी चीज़ें पढ़ते गए।
अगेन और ज़्यादा मेरे को इस पर क्यूरियोसिटी होने लगी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। वहाँ पे भी सब बात कर रहे हैं कि जलाना क्यों ज़रूरी है, विदिन 6 आवर्स क्यों जला देना चाहिए, बाल क्यों मुड़वाने हैं, धोना क्यों है घर से आने से पहले, राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं, प्रचार कर रहे हैं। छेद में रुई क्यों डाल देते हैं, अंगूठे में वो क्यों लगा देते हैं, रस्सी क्यों बांध देते हैं, जिससे उनका जो मल द्वार है वो बंद हो सके। पता होता गया छोड़ा। 5वीं रिसर्च सिद्ध हो गई फिर से, उसने भी बोल दिया कि है सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसमें भी। अब अपने एक्सपीरियंस से मैं इसको 6ठे नंबर पे लाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले ये ले आता तो आप लोग कहते कि आपका एक्सपीरियंस तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हम तो संदीप सब्सक्राइबर, आचार सब्सक्राइबर। और मानो ना मानो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने इसको अपने लिए किया था, और क्योंकि लोग इतना क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में, मुझे लगता है कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे तो उनके लिए मैं कर रहा हूँ ये पॉडकास्ट। जब मैं 14 साल का था, नो 14 नहीं, 5th क्लास में मैं था, ओके 7 साल का था, 7-8 साल का। डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप अवधपुरी ब्रांच कानपुर में मैं पढ़ता था, एंड आई वॉज इन 5th क्लास। दिस वन इंसिडेंट चेंज माई लाइफ। मैंने कहा मे आई गो टू टॉयलेट कॉलेज स्कूल में, और मैम ने कहा ठीक है यू कैन गो। मैं अपना गया पानी पीने, या टॉयलेट के लिए पूछा, पानी टॉयलेट किया या पानी पिया, और ऊपर चढ़ना चालू किया। और फाइनली जब मैं अंदर क्लोज हुआ, क्लास की तरफ जो गैलरी थी उसकी तरफ बढ़ने लगा, तो बहुत लंबी सी गैलरी होती थी, बाएं दाएं सब सेक्शंस होते थे, 5th E, 5th A, 5th B, 5th C। तो मेरा 5th A था, तो पहले ही पढ़ता था। पर 5th A के पहले ही एक सामने रूम था, हल्का सा दरवाज़ा खुला हुआ था, और वहाँ से कुछ ध्वनियाँ आ रही थी, साउंड वेव्स। उस पॉइंट तक मेरे अंदर एक क्वेश्चन था कि एक्टिविटी पीरियड में क्या चूज़ करना है, बिकॉज स्कूल्स में ऐसा होता था कि गेम्स पीरियड में आपको क्या चूज़ करना है। तो वहाँ पे बास्केटबॉल था, बैडमिंटन था, ड्रामेटिक्स था, और भी सारी चीज़ें थी। तो वो मैं दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, ध्वनियाँ आ रही थी, और मैं पहुँचा उस दरवाजे के पास। दरवाजे से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही है, ध्वनि बाहर आ रही है। दरवाज़ा खोला तो कोई ड्रम बजा रहा है, कीबोर्ड बजा रहा है, और एक पूरी सिम्फनी बैठी हुई है, गाना बजा रहे हैं। और जैसे ही उस साउंड वेव ने मेरे को हिट किया, और अच्छे तरीके से, मैंने उसको इमीडिएटली, वो पल आज तक मुझे याद है, 7 साल का था मैंने कहा कि मुझे ये एक्टिविटी चूज़ करनी है। और एक 7 साल का लड़का, उस वक्त कुछ होता ही नहीं है दिमाग में, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रांग था वो कि मैंने कहा मुझे ये करना है। अब मेरे बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो मेरे नाना मेडिटेशन और योगा करते हैं 40 साल से। अभी उनको 85 साल की उम्र में कोरोना हुआ था। उनका अखबार में नाम भी आया था कि बुढ़ा बच गया। ऐसा नहीं आया था, ऐसा था कि शिट। तो मतलब यह था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति कोरोना को मात दे दी योगा से, ऐसा करके कुछ था कानपुर में। एक्चुअली मैं उनको ऐसे कि मैं थोड़ा सा बताऊंगा, हिस्ट्री बाद में बताऊंगा कभी। एनीवे, तो 40 साल से मेडिटेशन योगा कर रहे हैं, और 40 साल से गाना बजाता करते हैं, मतलब हारमोनियम, भोजपुरी के उनके काफ़ी संगीत जो हैं लोकप्रिय हैं। तो अपना भैया हारमोनियम वो सब बजाते रहते हैं। बचपन से मेरे को ही कहते थे चल ध्यान कर बैठ के। मैंने कहा मैंने ध्यान नहीं करना, मुझे चल ध्यान कर, सबको, सारे मामा के लड़के, चाचा के लड़के, छोटे मामा, बड़े मामा के लड़के, चल ध्यान कर, चल ध्यान कर। सब भाग जाते थे, मैं भी भाग जाता था, मुझे नहीं करना ध्यान व्यान। उस वक्त खेलने की उम्र है यार, 4-5 साल में एनर्जी इतनी होती, ध्यान करेगा कोई बैठ के। और उस वक्त क्या पता, तमाचा जब पड़ा जिंदगी का तब पता चला ध्यान क्या होता है। तो 40 साल का संगीत का एक्सपीरियंस 40 रही है। और 5th क्लास में मेरे को तमाचा पड़ा संगीत की ध्वनियों का, और मैं घर पे आया दौड़ते हुए। कहानी कंटिन्यू होती है। मैं बस ईगर था कि कब छुट्टी हो, मैं कब घर जाऊं। मैं घर पहुंचा, मैं अपनी मम्मी से मिला, मैंने कहा मुझे म्यूज़िक चूज़ करना है। उस वक्त मैं ड्रामेटिक्स में था, आई वॉज इन ड्रामेटिक्स, मतलब क्या, एक्टिंग में कर रहा था। मैं ऐसे कर दिया था कि चलो
नाम में अच्छा लग रहा है ड्रामेटिक्स, तो उसी में कर लेते हैं, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली जब किसी को मैंने घुसा देखा, धोना ना 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 2004 की बात। मैंने कहा मम्मी मुझे चाहिए, और कैसियो जो है मुझे दिलाओ। मुझे 2,500-3 हज़ार का कैसियो आया, वो दिलाया गया। और मुझे याद है आज भी मैं बैठा था 6-6 घंटे मैं कैसियो बजाता था और सोचता था कि किस तरीके से मैं और आगे की धुन निकालूंगा, ये निकालूंगा, वो निकालूंगा। और मैंने वहीं रियलाइज़ कर लिया था जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, 2007-8 हुआ, मैंने शास्त्रीय संगीत की प्रशिक्षण लेना चालू किया, तो मैंने रियलाइज़ उसी वक्त कर लिया था कि मुझे इसी में करना है जो करना है, 5th क्लास की उम्र में। अब ये कहानी ऐसे बढ़ती गई, मैं बड़ा हुआ, 12वीं क्रॉस हुआ, कॉलेज कंप्लीट हुआ, आत्मज्ञान से रूबरू हुआ, आगे बढ़ता गया। फाइनली जो ये 2021 में क्वेश्चन आया रीइंकार्नेशन का, मैंने इसको क्रॉस लिंक किया, चेक किया, तो जितनी भी थ्योरीज हैं आज तक, उसमें यह भी बताया गया है कि रीइंकार्नेशन होता क्यों, और रीइंकार्नेशन क्या होता है, व्हाट इज इट दैट रीइंकार्नेट्स, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। द एग्जिस्टिंग थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन इज दैट समबडी डाइज एंड ही टेक्स अनदर बर्थ। दैट इज नॉट द राइट थ्योरी actually. So everybody has talked about the same theory in a different way, but the theory is same. The theory is that whenever a person dies, whatever is left is the desires. और इसका लॉजिक ये है कि आयुर्वेद में, जिसका मैंने एक और थ्योरी आयुर्वेद की मैंने आपको एंगल बताया नहीं था, वो भी एंगल था कि आयुर्वेद को भी मैंने रिसर्च किया था, उसकी थ्योरी पता लगाई थी। तो आयुर्वेद में भी ये बातें करी गई कि 5 प्रकार के कोशाज होते हैं। जब आदमी मरता है तो पहले के 2 कोश जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, 3 बचते हैं आखिरी में, और जो 3 कोश से मुक्ति हो जाती है उसको महासमाधि या ऐसे कोई स्टेट्स बोलते हैं, बट नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा अभी। तो आयुर्वेद से भी मैंने कन्फर्म किया, तो सनातन धर्म से किया, अंतिम संस्कार की थ्योरी जो थी उससे किया, कृष्णमूर्ति ने बोला, ओशो ने बोला, गौतम बुद्ध ने बोला, ऐसे करते करते बहुत सारे माता पतंजलि ने बोला। तो ऐसे करते करते 10-12 लोगों से जब मैंने 10-12 थ्योरी मैंने देखी, मैंने कहा हर कोई एक ही तरफ इशारा कर रहा है, और वो इशारा बहुत ज़रूरी था समझना, क्योंकि इशारे वाले जितने भी हैं, जितने भी लोग बता रहे हैं, वो समझना ज़रूरी था, क्योंकि बिकॉज पतंजलि का इन्वेस्टिगेशन जो रूल्स थे उसके हिसाब से। तो क्या हुआ कि ये भी उन्होंने बताया है कि क्यों रीइंकार्नेशन होता है। तो ऐसा बोलते हैं कि इस पूरे के पूरे माया के जगत में, इस पूरे के पूरे संसार में, पूरे के पूरे विश्व में सिर्फ एक चीज़ प्रधान है, वो है वासना। चाहे वो वासना हो, मनुष्यों में अलग अलग तरीके की वासना होती है, क्योंकि मनुष्य एक जटिल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं वासना की। बट अगर आप मूलभूत जीव जंतुओं को भी देखें तो एक सिंपल सी वासना होती है, वो है सर्वाइवल की वासना। अगर आप देखेंगे ये वासना आपको हर जगह मिलेगी सब में, कि मुझे जीना है, इसकी वासना। और उसके लिए शेर कुछ भी कर रहा है, शेर मेहनत कर रहा है, शेर अटेंटिव है, कुत्ता अटेंटिव है, जंगली सुअर अटेंटिव है, जीव जंतु अटेंटिव है। एवरीबडी वांट्स टू लिव, सर्वाइवल। दिस इज अ वेरी बेसिस ऑफ द लाइफ, एंड दिस इज सर्वाइवल इज द महज शब्द सर्वाइवल, बट इट इज नॉट सर्वाइवल एक्चुअली, इट इज डिजायर ऑफ सर्वाइवल। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट्स इंपॉर्टेंट। द सर्वाइवल इज not the entire medium or not the entire goal. The desire is the end result. The desire to survive is the most prominent thing, because जब तक desire नहीं होगा तब तक survival नहीं होगा। तो desire is the medium, is a means, and survival is the end. Right? So the very nature has the basic intrinsic factor, and that factor is called desire. Now, as a human being, we have evolved at a level where we don't just thrive on survival. We have other vasanas also. Like for example, the vasana of to become something, to do something, to do this, to do that, to vyakt that karma.
to express that karma, that desire through the medium of karma, right? So everybody has talked about that post death the one thing that remains, एक तो है कि ब्रह्म है जो बचा हुआ है, पर ब्रह्म रैप्ड अप है डिजायर से, और ब्रह्म तो अजन्मा है, ना कभी उसकी मृत्यु हुई है, ना जन्म लेता है वो। आप जब अभी जी रहे हो, अभी कौन हो आप ब्रह्म हो। लेकिन अगर माइनस द डिज़ायर कर दें आपके, यानी मेमोरीज जिससे डिज़ायर बनता है, वो दोनों हटा दें, तो आप सिर्फ ब्रह्म बचोगे अभी इस समय। जैसे बच्चा ब्रह्म है, वो उसके अंदर वेरी बेसिक, जो अगर आप देखोगे बच्चा जो है वो लाइट के पीछे भागता है, खिलौने के पीछे भागता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, एक बेसिक नीड होती है उसके अंदर, एक बेसिक होता है। ऐसा नहीं बच्चा बैठा हुआ ऐसे देख रहा है सिर्फ, नहीं, बच्चा देख रहा है तो क्यों देख रहा है, क्योंकि जिज्ञासा है। तो अगर आप बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, चाहे कोई कुत्ते का बच्चा है, चाहे कोई इंसान का बच्चा है, तो दो चीज़ें प्रधान मिलेंगी उसके अंदर आपको, जिससे आपको नेचर का पूरा एजेंडा समझ में आएगा। वो है क्यूरियोसिटी एंड प्ले, राइट? क्यूरियोसिटी एंड खेल, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। गेम प्लेइंग और प्ले एज इन लाइक दौड़ना, भागना, और एक ये चीज़ जो है बहुत प्रधान मिलेगी आपको बच्चे के अंदर। उससे ऊपर है क्यूरियोसिटी। सबसे पहले अंदर बच्चे के अंदर जो जगती है वो क्यूरियोसिटी जगती है। द क्यूरियोसिटी ऑफ कैंडल लाइट, द क्यूरियोसिटी ऑफ टॉय अपीयरेंस, द क्यूरियोसिटी ऑफ द साउंड ऑफ दैट रैटलर। सो दैट क्यूरियोसिटी इज द वेरी बेसिक नीड और बेसिक प्रोग्रामिंग ऑफ दैट बेबी, विच टेल्स अस that the entire universe is having desire. Why? Because भगवत गीता में जिज्ञासा को वासना बोला गया है। तो वो क्यूरियोसिटी नहीं है, वो डिजायर है। एक बच्चा रैटलर आपने बजाया, वो उसका हाथ आएगा उस पर, मुझे दो, क्यों? डिजायर आ गया। आप देखो सिर्फ जीवन में ही डिजायर है। अगर आप देखो हर तरफ डिजायर है, बाहर चिड़िया चहचहा रही डिजायर की वजह से। आपको कैसे आप क्वेश्चन करो, आप पता लगा लोगे। आप चिड़ा क्यों चहचहा रही, ऐसे ही चहचहा रही, का कोई डिजायर होगा तभी चहचहा रही है। बर्ड इज चिर्पिंग बिकॉज ऑफ अ डिजायर, द स्नेक इज मूविंग बिकॉज ऑफ अ डिजायर। सो देयर हैज टू बी, if you see in this entire world, observe, if you just observe while living, not death, forget about death, while living, that the universe is run on desire. The basic fuel of universe is desire. There is a desire to rotate. You cannot stop the rotation. The moment you stop the rotation, there is pralay, apocalypse. The desire to revolve, the desire to evolve, viksit hona, the desire to survive, the desire of curiosity, the desire to manufacture something unique. इस यूनिवर्स में हर चीज़ यूनिक है. एवरी वैरायटी ऑफ द प्लांट इज डिफरेंट. एवरी वैरायटी ऑफ, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज ऑफ एनिमल्स, thousands, millions of varieties of insects, millions and varieties of human beings. Everybody is unique actually. How? Arey, your voice is different, stupid. Your face is different. Why the hell this universe is making these many faces? Do you think? Because the desire is there. The very basic programming of the universe is to make something new. Right? So every human creature, every DNA is unique. Every face is different. Every voice is different. So many, 8 billion planets, 8 billion people on the planet. 800 करोड़ की आबादी, उसमें इतनी different voices. कैसे कोई बना लेगा? Why? Manufacturing desire है. The desire to have a differentiating key factor in every manufacturing element. The desire, everybody, आप कहीं भी देखोगे डिज़ायर मिलेगा आपको. तो पहले तो वासना को सिद्ध करना है ऑब्जर्व करके, क्योंकि लाइफ को ऑब्जर्व कर सकते हो, पोस्ट डेथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते. अब थ्योरी ये कहती है कि जैसे ही आप मरते हो, जब डिज़ायर इतना स्ट्रांग है तो मरने के बाद सब कुछ समाप्त नहीं होगा, डिज़ायर बचा रह जाएगा.
अब ह्यूमन बीइंग का जन्म क्यों होता है? यानी आप जैसे मरे और उस डिजायर को एक्सप्रेशन चाहिए, किस चीज का एक्सप्रेशन चाहिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक्सप्रेशन चाहिए, वो महत्वपूर्ण ज्यादा है. आई वॉन्ट टू लिव, दैट इज द प्रॉब्लम. सो द यूनिवर्स विल गिव यू अनदर बॉडी, नॉट यू द डिजायर. वॉट इफ द डिजायर इज नॉट देयर? देयर इज नो expression, there is no manifestation again. So the very basis of the entire human civilization or the universal civilization or anywhere galaxies, black holes, whatever, it's all desire basis. The universe runs on desire. इसीलिए इसको काम जगत बोलते हैं. काम वासना से आता है. पहले वासना होगी फिर काम आएगा. वासना मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मुझे है गाने की वासना. अब जब मैं गाऊंगा तो वो काम है. थोड़ा अंतर समझ लो अच्छे से. आई वॉन्ट टू डांस, दैट इज अ डिजायर. आई एम डांसिंग, दैट इज अ कर्म. तो कर्म निर्धारित होता है वासना पे. वासना नहीं है कर्म नहीं है, और वासना नहीं है कर्म नहीं है तो कर्म का माध्यम क्या है? शरीर. तो शरीर भी नहीं है. तो क्रिया जगत है, ये एक्टिविटी जगत है. क्रिया रहित अगर आपको होना है तो वासना को डिलीट करना पड़ेगा. वासना डिलीट कैसे होती है? आत्मज्ञान से. तो अब इसको प्रूव कैसे करें? पहले तो डिजायर को प्रूव करना है ऑब्जर्व करके कि एक्चुअली डिजायर होता है कि नहीं होता. राइट. अब मरने के बाद क्या बचता है वो ज़्यादा ज़रूरी है जानना. कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे वो नहीं, कंटिन्यूएशन होता है कि नहीं, वो सब कुछ नहीं होता. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट अ बुलेट इनसाइड योर हेड राइट नाउ, द ओनली थिंग विच रिमेन्स इज दैट डिजायर. इसलिए आपने कहानियां सुनी होंगी कि सपने में आया मरने के बाद और बोला कि वहाँ पैसा गड़ा हुआ है, जाके देखा तो पत्नी ने देखा बहुत सारा पैसा गड़ा हुआ था. क्योंकि आखिरी में जो सबसे ज़्यादा थॉट सरफेस होगा वो डिज़ायर बेसिस थॉट होगा कि मेरा पैसा, मेरा ये, मुझे खाना खाना था, मुझे अभी ये भी भोग करना था, मुझे वो भी भोग करना था. तो ये जो कुछ भी है ये आखिरी में बचा रह जाता है, सरफेस हो जाता है. आप देखो कभी भी आप कोई भी वीडियो देखो जहाँ पे चिता पे जला रहे हैं, तो वो एक वीडियो है यूट्यूब पे जहाँ पे चिता पे जला रहे हैं और एकदम से उठ गया, केला मांगने लगा. तो अब क्या होता है इसमें? अब इसमें एक ऐसी कैटेगरी गुजरा हूँ मैं जहाँ पे आप लोग के परगच्छे फिर सही लेंगे. तो पहले तो हमने क्या किया, आगम प्रमाण से सब कुछ देख लिया, जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है वो देखा. उसके बेसिस पे हमने गेस किया, यानी ऑब्जर्व करना चालू किया सब चीज़ों को. और मैंने जो ऑब्जर्व किया वो था कि दुनिया में अगर डिज़ायर इतना प्रधान है तो लाइफ में भी डिज़ायर प्रधान होना चाहिए. जब मैंने ऑब्जर्व किया तो हर एक स्पीसीज़ में, हर एक वस्तु में, हर चीज़ में, इवन मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे हर चीज़ डिज़ायर है. डिज़ायर बेसिस चलती है, कर्म बेसिस है. जहाँ कर्म है वहाँ डिज़ायर है. जैसे ही आप बोलोगे कर्म हो रहा है तो डिज़ायर है. आप कर्म को और वासना को अलग नहीं कर सकते हो. जहाँ कर्म आएगा वहाँ वासना आएगी, वहाँ जहाँ वासना आएगा वहाँ कर्म आएगा. तो ये वासना जगत है. तो अब क्या, वासना बनती जाती है, 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 मिटती जाती है. जिस व्यक्ति ने अपनी वासनाओं को समय रहते समाप्त कर लिया वो व्यक्ति दोबारा एक्सप्रेशन नहीं लेगा. व्यक्ति का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय व्यक्ति? व्यक्ति में बड़ी छोटी की मात्रा हटा दो, क्या बचा? व्यक्त. आपके सामने सनातन धर्म ने चिट्ठा खोल के रखा हुआ है शब्दों का, लेकिन उस शब्द में रहस्य छुपा हुआ, वो शब्द कभी आप गौर नहीं करते हैं. व्यक्ति, बड़ी छोटी की मात्रा हटाओ, व्यक्त, एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट? डिजायर. व्हाट इफ देयर इज नो डिजायर? देयर इज नो एक्सप्रेशन. व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो डिजायर? देयर इज नो एक्सप्रेशन. What happens? There is no desire, there is no body. तो आत्मज्ञान का जो वेरी मूलभूत था, वेरी जो बेसिस था, जो फंडामेंटली जो काम करता है आत्मज्ञान, वो जीवन के लिए काम नहीं करता, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए काम नहीं करता है. इसीलिए आत्मज्ञान होते ही वासना जो है वो फीबल होने लगती है, मीनिंगलेस, अर्थहीन होने लगती है. वासना ढलने लगती है. नहीं तो वासना प्रधान होती है. जैसे ही वासना प्रधान होगी, एक के बाद एक आप चीज़ें अचीव करते जाओगे, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. डिज़ायर का मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणात्मक है. वासना एक जगह कुछ आपने अचीव किया, गुणात्मक हो जाएगी. जैसे आपने कुछ अचीव किया, गुणा हो गया, मतलब और कुछ चाहिए.
फिर आपने कुछ अचीव किया, कुछ और चाहिए, फिर आपने कुछ अचीव, कुछ और। तो वासना का वेरी नेचर जो है वो गुणात्मक है। अगर वासना का सब्ट्रैक्शन में लेके जाना है तो उसके लिए आपको हु एम आई की यात्रा चलानी पड़ेगी। उससे क्या होगा, वासना नीचे गिरेगी। उससे क्या होगा, लाइफ को लेके धीरे धीरे छोटी वस्तुओं से मन हटेगा, राजसिक वस्तुओं से मन हटेगा, तामसिक वस्तुओं से मन हटेगा और सारी चीज़ों से मन हट जाएगा। फिर आखिरी में जो बचेगा वो है सात्विक वासना, यानी उपदेश देने की वासना, यानी हु एम आई को पढ़ाने की वासना या किसी से कुछ शेयर करने की वासना। ये वासना बचती है आखिरी में। अब इसको भी अगर आप छोड़ दोगे तो इमीडिएटली आप मर जाओगे। तो इसको पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो आप अगर कुछ पकड़ के नहीं रखोगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, बॉडी विल कोलैप्स। इसी को प्रारब्ध और सांचित कर्म भी कहा जाता है। कर्म जहाँ है वहाँ वासना है। कर्म और वासना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ वासना आएगी वहाँ कर्म आएगा, जहाँ कर्म आएगी वहाँ वासना आएगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही कोई मरता है वासना इतनी प्रधान होती है, इतनी ज़्यादा मैंडेशन उस पर होता है कि वो वासना व्यक्त होने के लिए खड़खड़ 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 हो रही होती है। अब मर गया, शरीर तो मर गया, अब आपने रस्सी बांध दी दोनों अंगूठे में, अब आप घुसने का प्रयास करेगा वो। पूरा जो प्राण में शरीर का ढांचा है, तीन ढांचे बसते हैं, मनोमय, और मनोमय का आधा हिस्सा आयुर्वेद के हिसाब से, और यानी जो फिजिकल बॉडी यानी अन्नमय शरीर, और मनोमय का आधा हिस्सा खत्म हो जाता है। बाकी बचता मनोमय का थोड़ा बहुत हिस्सा यानी स्मृतियाँ, क्योंकि जहाँ पे स्मृति नहीं होगी वहाँ पे वासना कहाँ स्टोर होगी। तो स्टोर होने के लिए कुछ तो चाहिए, तो स्मृतियाँ भी बचेंगी, वासनाएं बचेगी, कर्म भी बचे हुए हैं। अब वो कर्म व्यक्त होने के लिए तड़पेंगे, तो यहाँ पे क्या है, पैरानॉर्मल आ जाता है। अब वो आ गया कि मरे, अब वो आदमी रात में अब मर गए, आप अभी 40-30 साल के, आपको बहुत कुछ करना था ज़िंदगी में, ये करना था, वो करना था, ये करना था, वो करना था, ये करना था, वो करना था, ये करना था, मर गए आप, खटाक से गोली मार दी किसी ने, मर गए। अब क्या होगा, वो ढांचा बचा रह गया प्राणमय शरीर का। तो प्राणिक ढांचा बचा हुआ है, अब वो ढांचा एक्सप्रेशन लेगा। अब शरीर जल गया, ढांचा एक्सप्रेशन लेगा। अब यहाँ पे कोई यमदूत अमिराज कुछ नहीं होता, याद रखना, ये सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस पे है। अब वो कम से कम 13 से लेकर, कुछ ऐसे दिन बताते हैं 40, 45 या 50 दिन के आसपास, 13 से लेकर ऐसे धड़ 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 निकालना है। कर्म है, कर्म बहुत सारे बचे हुए। तो उसके चक्कर में पैरानॉर्मल कुछ एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। वो एक्टिविटी क्या है, जैसे चेयर हिल गई, या बाइक जिस पे चलाता था आदमी पगलाया रहता था बाइक के लिए, तो बाइक पे एक्सीडेंट हो गया कोई चला रहा है तो क्योंकि उसको चलाना है। तो अब ये चीज़ यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आना ख़त्म हो जाता है यार। यहाँ तक तो समझ में आता है कि सर आप यहाँ बता रहे हैं कि भूत प्रेत कहाँ से आ गए। यही है प्रेत का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेत, कि जैसे ही आप मरे वासना का कुछ ढांचा बचा हुआ है। वासना प्रधान बहुत थी ना, अगर वासना बहुत वीक होती तो घर वालों को पता तक नहीं चलेगा कोई मरा है। लेकिन जब कोई मरा है तो घर वालों को, अभी रिसेंटली, चलो कुछ किस्सा नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो ऐसे ही करते करते क्या होता है कि कुछ टाइम तक वो एक्सप्रेस होने को मोमेंटम बना होता है, समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम बना हुआ है, आप बिजनेस, आप कॉर्पोरेट, आप एंटरप्राइज डेवलप कर रहे थे, घड़ा ये जाना, वो शेयर मार्केट में स्टॉक लगा रखा, ये लगा खड़ा, गोली मार दी किसी ने, मर गए। और मोमेंटम बना हुआ है, पत्नी के साथ यहाँ जाना था, बच्चों के साथ ये करना था, शेयर मार्केट में ये लगा रखा है, इतना पैसा यहाँ लगा रखा, कुछ कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट था। अगर सोचा होता तो 30 साल की उम्र में भी इतनी दिक्कत नहीं हो रही होती, मर जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। इससे मतलब नहीं है कि जवान आदमी मर गया, मतलब इससे जवानी में वासना ज़्यादा उफान पे रहती है। अगर वासना उसी वक्त कम हो जाए, कोई आत्मज्ञानी है 20 साल से 31-32 साल का हो गया, मर गया, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि लगा रखा, पत्नी के साथ जाना, यहाँ जाना, वो जाना, स्टॉक मार्केट, ये वो एफडी, और ये शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये वो करना, अब ये करना, वो करना, वही करना, एंटरप्राइज लेकर जाना, मुकेश अंबानी और ये जेफ बेजोस और ये सब बनाना, खड़ाक गोली मार दी किसी ने, खत्म, ये एक्सीडेंट हो गई। अब मोमेंटम चल रहा है, और मोमेंटम थोड़ी देर तक कंटिन्यू रहेगा,
उस मोमेंटम को कहते हैं कि प्रेत योनि है और ये सब पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, सामान हिल रहा, एक्सीडेंट हो रहा, क्योंकि एक तृप्त और अतृप्त स्टेट भी होती है। भाई जब आप किसी कर्म को कर नहीं पा रहे हो, आपको कुछ करने की इच्छा आप कर नहीं पा रहे हो, तो अंदर से अतृप्ति होती है। तो उससे क्या होता है, आप एक्सप्रेस करोगे, खड़ाक, है ही नहीं, शरीर ही नहीं है, एक्सप्रेस कहां से करोगे। अब क्या वो उससे बोलोगे हेलो हाउ आर यू, समझ में आएगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नहीं होता है कि ओ भाई बढ़िया, हाँ व्हाट्सएप, और भाई व्हाट्सएप कर दियो, हाँ कर रहा हूँ, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रिमेन रहती है, मुझे ये करना था, मैं मर गया, मुझे करने दो। अब वो करने दो, मोमेंटम बना हुआ है ना, जवान आदमी बढ़ रहा, आगे ये करना था, वो करना, देखकर गोली मार दी, अब मोमेंटम चलेगा कुछ टाइम तक। तो ऐसा बताया जाता है 40 से लेकर 50-60 दिन तक चलता। अगर बहुत कम वासना थी तो 13-14 दिन चलता, 13 इसलिए 13 ही करते, शुरू के 13 दिन सबसे ज़्यादा इंटेंस होते हैं। तो खड़ाक, अब वो रुकेगा धीरे धीरे। अब जब वो रुकेगा तो 1-1.5 साल या 6 महीने बाद आप देखोगे सब कुछ ऐसा लगता आदमी था ही नहीं, सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि शुरू में यूनिवर्स के पास इसके उपाय हैं, बीमारी कैसे लाएं, बीमारी कैसे ख़त्म करें, तो यूनिवर्स के पास इसके भी उपाय हैं कि प्रेत योनि में कोई आदमी चला गया है, उसमें चला गया तो उसको कैसे सही करें, तो उसके भी उपाय हैं यूनिवर्स के पास। तो लेकिन वो एकदम से तुम फड़फड़ा रहे हो, तो मोमेंटम बना हुआ, मोमेंटम रुकेगा। यूनिवर्स में सिंपल एक चीज़ है कि मोमेंटम जल्दी से रुकता नहीं है। अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी, धीरे धीरे स्पीड कम होगी। आप देखोगे कोई ट्रेन चलती है तो एकदम से स्पीड 50 पे नहीं चली जाएगी, पहले 5 पे जाएगी, 10 पे जाएगी, फिर धीरे धीरे चलेगी। चाहे आप कोई भी चीज़ चला लो, चाहे एयरप्लेन में चला लो, रॉकेट भी चला लो, आप कुछ भी चला लो, आप चाहे स्पेस पर भी अगर आप किसी चीज़ में, वैक्यूम में भी अगर आप बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को मारते हो तो एकदम से स्पीड वो पकड़ता है, लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑफ वैक्यूम है तो लेकिन धीरे धीरे ही वो स्पीड पकड़ता है, एकदम से तेज़ी से स्पीड नहीं पकड़, या कह सकते हो वैक्यूम में शायद पकड़ सकता है, बट उसका लॉजिक क्या है मुझे नहीं पता, बट पकड़ लेगा एकदम से शायद। बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अगर आप देखो शायद वैक्यूम में भी नहीं पकड़ता, आई हैव नो आइडिया, बट कहीं ना कहीं अगर मोमेंटम अप्लाइड है तो कहीं ना कहीं नहीं पड़ेगा। बट एनीवे, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि वैक्यूम में एकदम से स्पीड पकड़ लेता है, ग्रेविटी में नहीं, बट एनीवे चलो इसको बाद में देखते हैं। तो होता क्या है कि यूनिवर्स के पास ये नहीं है कि एकदम से आपको पटाख से सेटिस्फाई कर दे, वो नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है कुछ 3-4 महीने में। तो अब इसको लोग डरावना मानने लगते हैं, और डरावना होना भी चाहिए, ये और भी बड़े स्तर पे काम कर सकता है। आपको पता भी नहीं है कि किस लेवल पे चीज़ें मैंने देख रखी हैं। मैं बहुत ही स्केप्टिकल आदमी हूँ, लेकिन जब आप बहुत लॉजिकल हो जाते हो तो लॉजिक की लिमिट भी देख लेते हो आप। अगर आप लॉजिक को क्वेश्चन करोगे तो आप देखोगे कि आपने वही आप यकीन कर रहे हो जो आपने देखा सुना है आज तक बचपन से लेकर, आपकी जो कंडीशनिंग है। तो अब सवाल ये आता है कि सर ये हो क्यों रहा है कि डिज़ायर बेसिस जन्म होते हैं, यूनिवर्स डिज़ायर पे चल रहा है, और एक प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग ऑफ एवोल्यूशन की, एवोल्यूशन ऐसी स्टेजेस में होगा, फिर अगर कुछ मर जाता है तो ऐसे ऐसे होगा। एवरीथिंग हैज़ अ प्रोग्राम, एवरीथिंग इज़ वेल बैलेंस्ड एंड रिफाइंड एंड देयर इज़ अ डिज़ायर। व्हाई इज दिस हैपनिंग ओवर एंड ओवर? इसका एक आंसर है, 2 आंसर है। पहला तो है अज्ञेय, कि भाई उपनिषद कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, कि ये सब कुछ डिज़ायर बेसिस और सब कुछ ऐसा क्यों होता है। वाई इट इज़ लाइक दैट, वाई इट इज़ नॉट लाइक इन कोई दूसरा तरीका क्यों, दूसरा रास्ता क्यों नहीं, कोई दूसरे तरीके का उत्पादन क्यों नहीं, यही उत्पादन क्यों है, यही दिशा क्यों है, यही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है, और 50 चीज़ें क्यों नहीं है। हो सकता है दूसरे यूनिवर्स में हो, मुझे नहीं पता, पर इस यूनिवर्स में तो यही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इट्स ऑल अ ब्लडी साइमुलेशन वेयर अ कोड हैज़ बीन रेंडर्ड and that code is rendering other codes and everything is systematic like a software programming। तो एक ये भी हो सकता है, जो कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, मुझे इसके ऊपर पॉडकास्ट करना पड़ेगा अलग से, लेकिन एक चीज़ बता के छोड़ देता हूँ। बहुत सारे ऐसे की फैक्टर्स देखने को मिले मुझे जहाँ पे यूनिवर्स और एआई जैसे काम करता है, दोनों सिमिलर काम करते हैं। तो
तो अब जैसे जैसे आप कंप्यूटराइजेशन हो गया 1980 के बाद से और एआई एंटर करने लगा है, तो तभी से ही सिमुलेशन थ्योरीज आने लगी हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि GTA सैन एंड्रियास है। जैसे इलॉन मस्क ने कहा था कि एक पॉइंट आएगा अगले 500 साल में कि हम गेम को एग्जैक्टली वैसे ही कर पाएंगे जैसा अभी यहाँ पे हमारी दुनिया चल रही है। तो देर विल बी नो डिफरेंस, द ग्राफिक्स विल बी बिकमिंग सो गुड दैट देर विल बी नो डिफरेंस। सो दैट वाज वन फैक्टर दैट वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स सिमुलेशन। देयर आर अदर सेवरल फैक्टर्स। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं पॉडकास्ट करूँ तो मैं ऑलरेडी वैसे कर चुका हूँ, लेकिन और भी नई नई थ्योरीज आ रखी। तो ये चीज़ है, तो एक ये है। बट अभी मेजरली अगर आप पूछेंगे तो अज्ञेय ही माने इसको, नहीं पता, जाना नहीं जा सकता। आई होप आपको समझ में आई हो ये चीज़। और ये मैंने पूरा आज 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट किया है कि ये आपको कुछ समझ में आया। बट इन सब पे जो ये पॉडकास्ट था यहाँ पे ख़त्म होता है। और धन्यवाद, टेक केयर।